हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अध्याय नंबर 4 की शुरुआत कर दी थी और उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जो भौगोलिक स्थिति है भारत की, वो कैसे प्राचीन भारत के इतिहास को प्रभावित करती है। राइट फ्रेंड्स, उसमें हमने भारत का उद्भव यानी भारत की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी वो पढ़ा था, और कैसे जो प्राचीन भारत के इतिहास को मानसून जो है वो प्रभावित करता है वो पढ़ा था। इसके अलावा हमने भारत की जो उत्तरी सीमाएं हैं उसके बारे में भी पढ़ा था, और ये जो उत्तरी सीमा है वो कैसे प्राचीन भारत के इतिहास को प्रभावित करती है ये भी हमने इस वीडियो में या इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं भारत की नदियों के बारे में, है ना। नदियों के मतलब भारत की नदियों ने कैसे प्राचीन भारत के इतिहास को प्रभावित किया था। वैसे नदियों के बारे में तो हम वैसे भी भूगोल में पढ़ेंगे, राइट। यहाँ पर अपन नदियों के बारे में ये पढ़ेंगे कि नदियों ने कैसे प्राचीन भारत के इतिहास को प्रभावित किया, राइट। ऐतिहासिक भारत का केंद्र इसकी महत्वपूर्ण नदियों से उभरा है, मतलब भारत में जो नदियां हैं वो कितनी महत्वपूर्ण थी उसके बात को बताया गया है कि ऐतिहासिक भारत का केंद्र इसकी महत्वपूर्ण नदियों से उभरा है, जो उष्णकटिबंधीय मानसून के बारिश से फली फूली। अभी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि भारत का जो मैक्सिमम पार्ट है, यानी ये अपना भारत है, ये अपना प्यारा भारत है। इस भारत का जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या है? उष्णकटिबंध है। कैसे है उष्णकटिबंध? यहाँ से क्या निकलती है? कर्क रेखा गुजरती है, और इस कर्क रेखा, ये अपन पृथ्वी के बारे में अगर पढ़ें, ये मध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये जो 66.5 वाली डिग्री वाली रेखा है, ये 66.5 डिग्री वाली ये रेखा है। तो जो कर्क रेखा है ये वाली, फिर से मैं बताता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध, राइट। तो भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? लगभग भारत के मध्य से गुजरती है ना, मध्य से भी थोड़ा ऊपर। तो भारत के जो कर्क रेखा से नीचे वाला पार्ट क्या हुआ? इस यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। तो भारत का जो मैक्सिमम पार्ट क्या हुआ? उष्णकटिबंधीय भाग हुआ, है ना। तो ये जो मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो उसमें मैंने बताया है ना। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो भारत की जो नदियां हैं वो इतनी फली फूली क्यों है? क्योंकि भारत का जो मैक्सिमम पार्ट है वो किस में आता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है? धूप ज़्यादा पड़ती है, प्रकाश ज़्यादा पड़ता है, और प्रकाश ज़्यादा पड़ने से क्या होता है? जो वाष्पीकरण है जल का वो ज़्यादा होता है, और वाष्पीकरण ज़्यादा होने से क्या होता है? बादल बनते हैं, और बादल बनने से क्या होगा? बारिश होगी। तो इन्हीं बारिश की कारण जो भारत की जो नदियाँ थी वो क्या थी? अच्छी तरह से फली फूली हुई थी, मतलब बहुत अच्छा पानी उस समय हमारी भारत की नदियों में मौजूद था। किसके कारण? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, जो कि अरब सागर से उठता है और बंगाल की खाड़ी से उठता है, राइट। इसमें इंडस प्रणाली के मैदान, इंडो गैंगेटिक विभाजन, गंगा बेसिन तथा ब्रह्मपुत्र बेसिन शामिल है। मतलब इन्होंने बताया है कि जो ये नदियां हैं उसमें कौन कौन सी नदियां आती है? इंडस प्रणाली मतलब ये सिंधु नदी तंत्र, इंडो गैंगेटिक मतलब ये जो गंगा नदी बेसिन है, ये वाले नदी गंगा नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, ये वाली नदी बेसिन, है ना। ये चीज़ें, ये जो चीज़ें है वो, ये जो 3 बेसिन है, सिंधु नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, इन चीज़ों के बारे में, इन नदियों बेसिन के बारे में इन्होंने उदाहरण दिया है ना। पश्चिम से पूरब की ओर हम पाते हैं कि सालाना बारिश 25 से 250 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो भारत है, ये जो भारत है, ये जो भारत है, हमने पहले भी पढ़ा था दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा कहाँ से जाती है? यहाँ से, अरब सागर से, और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से, और वो ऐसे जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि जो सालाना जो होती है पश्चिम से पूरब यानी यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर जाते हैं। कहाँ से? इधर से इधर, इधर से इधर। जब हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं तो बारिश की मात्रा क्या होती है? 25 से 250 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पर बारिश क्या होती है? कम होती है, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होती है, और यहाँ पर सबसे
ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे मानसून जो इधर जाता जाता है उसके जो वाष्पीकरण है वो कम होता जाता है, और जैसे जैसे ये बंगाल की खाड़ी वाला मानसून ऐसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका वाष्पीकरण, इसके बादलों में जो जल की मात्रा होती है वो कम होती जाती है। और ये भारत के थार रेगिस्तान वाला इलाका है, जो राजस्थान वाला इलाका है, वहाँ पर क्या होती है? कम बारिश होती है। और जो गंगा का मैदानी इलाके वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है। और जो पश्चिम बंगाल, जो जो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम वाला इलाका है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। जैसे तुमने पढ़ा होगा या फिर आगे तुम भूगोल में पढ़ोगे कि जो मेघालय में मासिन राम है वहाँ पर भारत में इसकी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ना। तो वो कहाँ पर स्थित है? पूरब में स्थित है। तो ऐसे यानी पश्चिम से पूरब की तरफ जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि पूरब से पश्चिम की तरफ जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है, राइट। 25 से 37 सेंटीमीटर की बारिश पर आधारित इंडस की वनस्पति और संभवतः 37 से 60 सेंटीमीटर बारिश पर आधारित पश्चिमी गंगा की वनस्पति पत्थर और तांबे के औजार से साफ हो सकती है और कृषि योग्य हो सकती है। सिंपल सा चीज़ है। यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि क्योंकि जो राजस्थान वाला इलाका है, जो सिंधु नदी वाला इलाका है, जो सिंध वाला इलाका है, जो पाकिस्तान के पंजाब वाला, भारत के पंजाब वाला इलाका है, वहाँ पर कम बारिश होती है ना। और जो गंगा का मैदान है वहाँ पर भी थोड़ी बहुत कम बारिश होती है। अगर हम जो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, है ना, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें और जब हम जो राजस्थान वाला इलाका, जो दिल्ली वाला इलाका, जो पंजाब वाला इलाका, जो सिंधु नदी वाला इलाका, उसकी बात करें तो वहाँ पर क्या होती है? कम बारिश होती है। और कम बारिश होगी तो क्या होगी? वनस्पति भी कम होगी, यानी कि वहाँ पर घने जंगल नहीं होंगे। और घने जंगल नहीं होंगे तो जो उस समय जो हथियार, उस समय जो औजार उस समय मौजूद थे, मतलब प्राचीन भारत में जो औजार मौजूद थे, उन औजारों की सहायता से इन कम वनस्पति वाले जंगलों को आसानी से साफ किया जा सकता था और उनको कृषि योग्य बनाया जा सकता था, राइट। जबकि जो पूर्वी वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्या होती है? भारी बारिश होती है। और भारी बारिश होती है तो क्या होगा? तो वह वनस्पति भी क्या होगी? घनी होगी। वनस्पति घनी होगी तो जो उस समय जो औजार मौजूद थे, आज तो चलो बहुत सारे जो मशीनीकरण युग आ गया है, तो मशीनीकरण युग के कारण जो औजार है वो इतने अच्छे औजार आने लगे हैं कि उससे आप कितने भी घना जंगल हो आसानी से साफ कर सकते हो। लेकिन प्राचीन भारत में इतने अच्छे औजार नहीं थे, लेकिन जैसे वो औजार थे उससे जो कम वनस्पति वाले जो वन है उनको आसानी से साफ किया जा सकता था। लेकिन जो घने वनस्पति वाले वन है जो पूर्वी भाग में पाए जाते हैं उनको साफ करना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए जो कृषि का विकास है वो आप देखोगे कि सिंधु नदी के आसपास और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो राजस्थान वाला इलाका है, जो पंजाब वाला इलाका है ना, जो सिंध वाला इलाका है ना, जो मेहरगढ़ आप देखोगे वो भी जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कृषि के लिए योग्य बनाई गई, है ना। जो पत्थर, क्योंकि उस समय औजार किसके बने थे? पत्थर और तांबे के बने थे। जैसे आज बड़े बड़े औजार आते वैसे नहीं थे, वो उस समय तांबे और पत्थर के औजार बने हुए थे। और वो पत्थर और तांबे के औजार इतने सफल थे कि वो कम घने जंगलों को आसानी से साफ कर सके और उसे कृषि योग्य जमीन या कृषि योग्य बना सके, है ना फ्रेंड्स। लेकिन गंगा के मध्य में 60 से 125 सेंटीमीटर बारिश पर आधारित वनस्पति में यह संभव नहीं था। और 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा पर आधारित गंगा और ब्रह्मपुत्र की निचली वनस्पति के मामले में तो निश्चित रूप से यह संभव नहीं था। वही यहाँ बताया जा रहा है जो मैंने अभी बताया। देखो इस भाग में कितनी बारिश होती थी? ये कह रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती थी। और ये कह रहे हैं कि जो इस वाले भाग में कितनी बारिश होती थी? ये कह रहे हैं कि 60 से 125 सेंटीमीटर तक बारिश होती थी। और ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्मपुत्र वाला इलाका है वहाँ पर कितनी बारिश होती थी? 125 से लेकर कितनी बारिश होती थी? 250 तक सेंटीमीटर तक बारिश होती थी। मतलब ज़्यादा घनी वनस्पति कहाँ होगी? जो ब्रह्मपुत्र वाला इलाका है वहाँ होगी। यानी कि जो 125 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर जहाँ बारिश होती है, जो ब्रह्मपुत्र वाला इलाका है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी। और वनस्पति भी ज़्यादा घनी कहाँ होगी? यहाँ होगी, ब्रह्मपुत्र वाले नदी के इलाके में, है ना। और जो गंगा वाला इलाका है, जो गंगा नदी वाला इलाका है, जो गंगा नदी वाला मैदान है, वहाँ पर कितनी बारिश होती है? 60 से लेकर 125 सेंटीमीटर बारिश होती है ना।
तो वहाँ पर वनस्पति क्या होगी, थोड़ी कम घनी होगी, घनी तो होगी लेकिन इतनी घनी नहीं होगी जो ब्रह्मपुत्र वाली नदी के इलाकों में है ना। और जो जहाँ 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, कहाँ पर, जो सिंधु नदी वाला इलाका है, वहाँ पर वनस्पति क्या होगी, और कम घनी होगी। तो इससे क्या होगा, जो कृषि है, सबसे अच्छी कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए उपयुक्त जमीन कौन सी होगी, ये सिंधु नदी वाली, और सिंधु नदी वाला जो इलाका है वो वाला। और जो गंगा नदी वाला जो जो पश्चिमी इलाका है, यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसको भी थोड़ा थोड़ा अपन कृषि के रूप में उस समय बनाया जा सकता था। लेकिन जो पूर्वी गंगा वाला क्षेत्र है उसको थोड़ा बनाना, कृषि योग्य बनाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर वनस्पति क्या थी, घनी थी, और अपने पास उस समय इतने अच्छे औजार तांबे के और पत्थर के नहीं थे कि वो इन वनस्पति को काट सके। राइट। घने जंगलों वाले क्षेत्रों में जिनकी मिट्टी कठोर थी, केवल लोहे के औजार की सहायता से ही सफाई की जा सकती थी, जो बाद में उपलब्ध हो पाई। मतलब जब हम पढ़ेंगे, जब हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो कौन सी सभ्यता थी, ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ताम्रयुगीन सभ्यता का तात्पर्य है, जो सिंधु सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, उसमें औजार किससे बनाए जाते थे, तांबे के बनाए जाते थे, है ना। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तब हम कहते हैं कि जो मगध साम्राज्य था, जो वैदिक सभ्यता थी, वो कौन सी सभ्यता थी, लोहयुगीन सभ्यता थी। मतलब उस समय लोहे का आविष्कार हो चुका था। यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता और जो सिंधु सभ्यता थी, उस समय जब औजार तांबे के बनाए जाते थे, वो तांबे के जो औजार थे वो इतने सक्षम नहीं थे कि वो घने जंगलों को काट सके। इसलिए जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, वो केवल और केवल भारत के उत्तर पश्चिमी भागों तक ही सीमित था। वो केवल और केवल सिंधु नदी के क्षेत्रों तक ही सीमित था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तब हम पाएंगे कि लोहे का आविष्कार हो चुका था। जो औजार है वो किससे बनने लगे थे, लोहे से बनने लगे थे। तो अब जो है उन लोहे के औजारों की सहायता से आसानी से घने जंगलों को काटा जाने लगा। और जब हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य के अंदर जो गंगा का मैदानी इलाका है, वहाँ पर जो घने वृक्ष है उनको काट कर कृषि योग्य भूमि बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि उस समय तक लोहे का आविष्कार हो चुका था। और अब हथियार किससे बनने लगे, लोहे से बनने लगे। और लोहा जो है वो तांबे की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम होता है घने जंगलों को साफ करने के लिए। सिंपल। इसीलिए कम बारिश वाले पश्चिमी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पहले किया गया और बड़े पैमाने पर मानव बस्तियां आमतौर पर पश्चिम से पूरब की तरफ फैली। मतलब पहले जो बस्तियां आई वो कहाँ बसी, पश्चिम की तरफ बसी, पश्चिम भारत की तरफ बसी। क्यों बसी पश्चिम भारत की तरफ, क्योंकि वहाँ पर कम घने जंगल थे और उस समय अपने पास हथियार तांबे के थे। लेकिन धीरे धीरे जो बस्तियां आई वो किस तरफ प्रसारित होने लगी, पूरब की तरफ प्रसारित होने लगी। क्यों होने लगी, क्योंकि उस समय अपने पास लोहे का आविष्कार हो चुका था। अब हथियार लोहे के बनने लगे। राइट। एक बार कृषि युक्त होते ही, मतलब जैसे ही कृषि का आविष्कार, जैसे ही कृषि के लिए जमीन को उपयुक्त बनाया गया, इंडस गैंगेटिक के मैदानों में फसलों का भरपूर उत्पादन हुआ और संस्कृतियों को उत्तरोत्तर समर्थन मिला। मतलब जैसे ही उन वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया गया, वैसे वैसे जो फसलों का उत्पादन है वो भरपूर होने लगा, अनाजों का भरपूर उत्पादन होने लगा। जो श्रम शक्ति है वो दूसरे कार्यों में राजाओं द्वारा उपयुक्त यानी लगाई जाने लगी। आगे धीरे धीरे उनके द्वारा जो सेनाएं बनाई जाने लगी, है ना। जैसे अपन मगध देखते हैं, मगध इतना फला फूला क्यों था, क्योंकि वहाँ पर कृषि की बहुत ज़्यादा पैदावार होती थी, वहाँ की जो ज़मीन थी वो काफ़ी उपजाऊ थी, इसी कारण से वो फला फूला था। इंडस मतलब सिंधु और पश्चिमी गंगा मतलब गंगा नदी का पश्चिमी भाग, मैंने बताया ना अभी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समतल मैदानी इलाकों में मुख्य रूप से गेहूं और जौ का उत्पादन होता था, जबकि गंगा के मध्य और निचले मैदानों में बड़े पैमाने पर चावल का उत्पादन होता था, जो गुजरात और विंध्य के दक्षिण में मुख्य आहार का स्रोत था। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि कैसे, अगर आप भारत के मैप में देखोगे
तो प्राचीन भारत में हम देखेंगे कि जो भारत का जो पश्चिमी वाला भाग है वहाँ पर किसकी खेती की जाती थी? गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। क्यों की जाती थी गेहूं और जौ की खेती? क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है कि वहाँ पर जो बारिश की कितनी मात्रा होती है, 25 सेंटीमीटर या उसके आसपास, यानी यहाँ पर बारिश कम होती है। इसीलिए यहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती थी? गेहूं और जौ की फसल उगाई जाती थी। अपन उसमें भी पढ़ेंगे, जब सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि वहाँ के लोगों का जो मुख्य फसल थी वो क्या थी? गेहूं और जौ थी। क्यों थी गेहूं और जौ? क्योंकि कम बारिश में और कम उपजाऊ जमीन में गेहूं और जौ को आसानी से उगाया जा सकता था। लेकिन जब हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी जब हम गंगा के मैदानी इलाकों के बारे में पढ़ेंगे, जब हम पूर्वी भारत के बारे में पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि वहाँ पर लोग किस फसल को का उत्पादन करते थे? चावल का उत्पादन करते थे। चावल का उत्पादन क्यों करते थे? क्योंकि जो भारत का पूर्वी भाग है उसमें हमने देखा कि जो वर्षा की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर ब्रह्मपुत्र घाटी में होती है, 60 से 125 सेंटीमीटर गंगा के मैदानी इलाकों में होती है। आज भी अगर हम भारत के नक्शे मैप में अगर देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, जो गंगा नदी का मैदानी जो पूर्वी भाग है, वहाँ पर चावल की खेती की जाती है। क्योंकि चावल की खेती के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा पानी चाहिए, और उस समय पानी ज़्यादा कहाँ मौजूद था? भारत के पूर्वी भाग में। तो इसीलिए जो भारत का पूर्वी भाग ले लो, चाहे भारत का जो दक्षिणी भाग ले लो, वहाँ पर जो चावल है वो एक मुख्य खाद्यान्न फसल थी। जबकि भारत के पश्चिमी भाग में गेहूं और जौ थी, वो जो है वो मुख्य खाद्यान्न फसल थी। राइट। हड़प्पा संस्कृति इंडस घाटी में उत्पन्न और विकसित हुई। अभी पढ़ाया मैंने, जो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई? सिंधु घाटी नदी में। वैदिक संस्कृति उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में उत्पन्न हुई और पश्चिमी गंगा के बेसिन में इसका विकास हुआ, और मध्य गंगा बेसिन में उत्तर वैदिक संस्कृति मुख्य रूप से लोहे के उपयोग के आधार पर छा गई। मतलब सिंपल सी चीज़ ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे जो संस्कृति है, वैसे वैसे जो सभ्यता है, वो पश्चिम से पूरब की तरफ खिसकती गई। कैसे खिसकती गई? देखो, जैसे कि अगर हड़प्पा सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ थी? सिंधु नदी के आसपास थी, मतलब भारत के पश्चिम भाग में थी। अगर अपन थोड़ा और आगे चले तो कौन सी संस्कृति आई? वैदिक संस्कृति आई। और वैदिक संस्कृति में भी अपन ने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, 2 पार्ट होते हैं, ऋग्वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति। राइट। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ऋग्वैदिक संस्कृति कहाँ फली फूली? हड़प्पा संस्कृति से थोड़ी सी पूरब में, मतलब इतनी पूरब में भी नहीं, थोड़ी सी पूरब में किसकी? मतलब पंजाब वाले इलाकों में चले जाओ, है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाओ, वहाँ पर फली फूली। जब अपन और आगे बढ़ेंगे तब क्या आएगा? उत्तर वैदिक संस्कृति। तो उत्तर वैदिक संस्कृति में तो लोहे का आविष्कार हो चुका था। तब वो संस्कृति किधर की तरफ बढ़ी? वो संस्कृति थोड़ी और पूरब की तरफ बढ़ी, क्योंकि लोहे का आविष्कार जैसे ही हुआ, जंगलों को आसानी से साफ किया जाने लगा, और जैसे ही जंगलों को आसानी से साफ किया जाने लगा, वो कृषि योग्य बनने लगे जंगल, और जैसे ही वो कृषि योग्य बनने लगे, पैदावार होने लगी, और जो संस्कृति वो धीरे धीरे किधर की तरफ खिसकती गई? पूरब की तरफ खिसकती गई। कहाँ से खिसकती गई? पश्चिम से खिसकती गई। राइट। तो हड़प्पा संस्कृति, ऋग्वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति कैसे पश्चिम से पूरब की ओर खिसकी, ये उन्होंने यहाँ पर बताया है। राइट। गंगा की निचली घाटी और उत्तरी बंगाल की तरफ वस्तुतः गुप्त काल में ध्यान गया, और अंत में पूर्व मध्य काल में असम सहित ब्रह्मपुत्र घाटी का महत्व बढ़ता गया। मतलब और उत्तर वैदिक संस्कृति से आगे जाओ, ये कह रहे हैं कि आप गुप्त काल में चले जाओ। गुप्त काल में जो लोग कहाँ तक खिसक गए? पूरा बंगाल की तरफ खिसक गए। पश्चिमी बंगाल, गंगा नदी का जो सबसे पूर्वी भाग है, जो डेल्टाई भाग है, वहाँ तक खिसक गए। और अगर अपन आगे चले, मतलब पूर्व मध्य काल जैसे यानी पर जाएं, यानी मध्य काल की जब शुरुआत हुई और प्राचीन काल की जब खत्म हुआ, उसके बीच वाला काल, मतलब जब गुप्त काल का अंत हुआ और मध्य काल मतलब तुर्की आक्रमण जब हुआ, उसके बीच वाला जो काल है वो कौन सा काल है? पूर्व मध्य काल है। उस पूर्व मध्य काल में जो संस्कृति है वो और कहाँ खिसक गई?
वो ब्रह्मपुत्र नदी के तक चली गई और वो असम की घाटी तक चली गई। समझे? सिंपल सी चीज़ है। देखो अगर हम मैप बनाएं, ये भारत का मैप, ये हमारा प्यारा भारत है ना। अगर इस भारत के मैप में देखें तो यहाँ कौन सी संस्कृति है? हड़प्पा संस्कृति। यहाँ कौन सी संस्कृति है? ऋग्वैदिक संस्कृति। यहाँ कौन सी संस्कृति है? उत्तर वैदिक संस्कृति। यहाँ कौन सा काल है? गुप्त काल। और यहाँ कौन सा काल है? पूर्व मध्य काल। देखो कैसे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे हम किधर की तरफ खिसकते गए? पूरब की तरफ खिसकते गए। और क्यों खिसकते गए? क्योंकि अपने पास धीरे धीरे चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। लोहे का आविष्कार हुआ है, लोहे से हथियार बनने लगे हैं, हथियार और एडवांस बनने लगे हैं। इस कारण से उन्हें जंगलों को आसानी से साफ किया जा सकता है और कृषि योग्य जमीन बनाई जा सकती है। राइट। शक्तिशाली शासकों ने इन मैदानी इलाकों और घाटियों के कब्जे के लिए लड़ाई लड़ी और विशेष रूप से गंगा यमुना दोआब सबसे प्रतिष्ठित और विवादित क्षेत्र साबित हुआ। जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे हम पाएंगे कि बहुत सारे शासक ऐसे होंगे जो इन मैदानी इलाकों, इन गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना नदी के जो मैदानी इलाके हैं, उन मैदानी इलाकों को जीतने के लिए आपस में संघर्ष करेंगे। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो है चोल, है ना, चोल नहीं जी, कैसे जो है जैसे कि हम एक सेन वंश, सेन नहीं, एक तो पाल वंश आएगा, है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष, कौन सा संघर्ष पढ़ेंगे? त्रिपक्षीय संघर्ष, ये हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। यहाँ पर तो केवल आपको समझना है कि कैसे नदियाँ जो है वो प्राचीन भारत को प्रभावित कर रही है। राइट। कैसे मानसून जो है वो प्राचीन भारत को प्रभावित कर रहा है, कैसे भूगोल जो है वो प्राचीन भारत को प्रभावित कर रहा है ना। जो त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच में हुआ था? पाल, एक तो थे पाल, है ना, एक तो थे पाल वंश, एक तो थे गुर्जर प्रतिहार वंश, है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश, और एक थे राष्ट्रकूट वंश। यही तो था। यानी आगे पढ़ेंगे जब अपन, एक राष्ट्र, है ना, राष्ट्रकूट वंश था। ठीक है। एक तो कौन सा था? राष्ट्रकूट वंश था। अब देखो ये तीनों आपस में क्यों झगड़ रहे हैं पता है? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये उसी मैदानी इलाके के लिए झगड़ रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर कौन सा वंश है? यहाँ पर पाल वंश है। कौन सा वंश है? पाल वंश। यहाँ पर कौन सा वंश है? ये राष्ट्रकूट वंश है। यहाँ पर कौन सा वंश है? गुर्जर प्रतिहार वंश है। अब ये तीनों जने आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? ये तीनों जने आपस में झगड़ रहे हैं इस जो गंगा का मैदानी इलाका है, जो उत्तर प्रदेश का इलाका है ना, उस उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानी इलाकों को जीतने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि ये उपजाऊ मैदान इतने इम्पोर्टेंट हो गए, इतने महत्वपूर्ण हो गए कि साम्राज्य जो है इस मैदानी इलाकों को पाने के लिए आपस में झगड़ने लगे। समझे? ठीक है। अब आगे क्या है देखो, नदियों ने वाणिज्य और संचार की धमनियों के रूप में भी सेवा की। अब नदियां जो है केवल उपजाऊ मैदानी इलाके बनाने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं थे, इसके बहुत सारे अलग उपयोग भी थे। कैसे? नदियों के द्वारा व्यापार होता था। जैसे आज तुम देखते हो ना, जहाज, नदियों के द्वारा जहाजों से, यानी जहाजों से जो माल है इधर उधर एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता है। आज तो समुद्रों से ले जाया जाता है जब विदेशों में ले जाना होता है। सोचो जब राज्यों के बीच में व्यापार करना होता है तब कैसे करेंगे? उस समय तो रेलगाड़ी थी नहीं, उस समय तो जो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती थी वो इतनी स्पीड से भी नहीं चलती थी और इसमें इतना ज़्यादा भारी माल भी नहीं ले जाया जा सकता था। तो उस समय, प्राचीन समय में लोग जो है व्यापार करते थे वो किससे करते थे? नदियों के अंदर जहाज़ों को, यानी नदियों के अंदर जो जहाज होते थे, जहाज मतलब छोटे जहाज, बड़े जहाज नहीं, जो नावें होती थी उनमें माल ढोकर उन मालों को एक राज्य से या एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य तक ले जाकर वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। मतलब जो नदियां हैं उनका एक और महत्व क्या था? वाणिज्य महत्व था। क्या था? वाणिज्य महत्व था। और एक और महत्व क्या था? संचार। संचार मतलब जोड़ना। संचार का तात्पर्य होता है जोड़ना। यानी नदियां जो है वो दो साम्राज्यों को जोड़ती थी, है ना, दो या दो से अधिक साम्राज्यों को आपस में जोड़ती थी, साम्राज्यों की सीमा डिसाइड करती थी ये नदियां, है ना। तो नदियां जो है वो वाणिज्य और संचार के रूप में भी उपयोग की जाती थी। प्राचीन समय में सड़कों का निर्माण मुश्किल था।
सड़कें तो उस समय इतना आसान नहीं थी बनानी, और बनी होती थी तो वो भी कच्ची कच्ची सड़कें होती थी, है ना। इसीलिए प्राचीन समय में सड़कों का निर्माण मुश्किल था। इसीलिए व्यक्ति और वस्तुओं का संचार किससे होता था? नाव से होता था। मैंने बताया ना अभी, इन नावों के माध्यम से ही क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। और क्या होता था? संचार के माध्यम के रूप में इन नदियों का उपयोग किया जाता था। इसीलिए सैन्य और वाणिज्यिक परिवहन के लिए नदी मार्ग वरदान साबित हुआ। मतलब सेना भी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी नदियों के मार्ग के द्वारा, और व्यापार का जो परिवहन होता था उसमें भी नदियां जो है वो इम्पोर्टेंट होती थी। ये मैंने अभी आपको बताया है। स्पष्ट रूप से अशोक द्वारा निर्मित पत्थर के स्तंभों को नौका द्वारा देश के विभिन्न भागों में ले जाया गया था। जैसे अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं, भारत के चारों दिशाओं में पाए गए हैं। वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, वो दक्षिणी कलिंग में, यानी भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में जो अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। अब सोचो ये शिलालेख, इतने बड़े बड़े शिलालेखों को कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए होंगे? उस समय कोई बाहर ढोने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनें तो होती नहीं थी, इतने बड़े बड़े परिवहन तो होते नहीं थे। तो वो किनसे इन शिलालेखों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए? इन नावों के द्वारा, इन नौकाओं के द्वारा, नदी मार्गों के द्वारा ही उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण किया गया, है ना दोस्तों। संचार के लिए नदियों का महत्व ईस्ट इंडिया कंपनी काल तक जारी रहा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, उन्होंने भी इन नदियों का जो उपयोग है वो व्यापार के लिए, संचार के लिए किया। मतलब यह नदियों की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है ना प्राचीन भारत के लिए। इसके अलावा नदियों ने पड़ोसी क्षेत्रों को जल से भरा और उन्हें उपजाऊ बनाया। उन्होंने नहरों में पानी की आपूर्ति भी नदियों से की। मतलब इन्हीं नदियों के द्वारा प्राचीन काल में जो राजा महाराजा थे, जो किसान थे, वो नहरें बनाते थे, और उन्हीं नहरों से इन नदियों का पानी जो है उनकी कृषि योग्य भूमि पर, जो उन्होंने जंगलों को काट कर बनाई थी, वहाँ तक ये पानी जो है वो पहुँचाया जाता था, है ना। और इन्हीं नदियों के कारण जो उसके आसपास की जो भूमि थी वो कैसी बनी? उपजाऊ बनी। जैसे हम देखते हैं ना आज गंगा नदी के आसपास की भूमि उपजाऊ क्यों है? उन्हीं नदियों के कारण है। वैसे ही पहले समय में भी इन नदियों के कारण वो भूमि जो है उपजाऊ बनी, और उपजाऊपन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन हुआ, और वो साम्राज्य और जो राज्य है वो क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा फला फूला। हालांकि नदियों के जरिए बाढ़ भी आई, जिसने समय समय पर उत्तरी मैदानों में शहरों और गांवों को नष्ट कर दिया, और इसीलिए कई प्राचीन इमारतों को पूरी तरह से बहा दिया और वे नष्ट हो गए। यानी नदियां जो थी वो पॉजिटिव रूप में, मतलब लाभकारी तो थी, साथ में इनका एक नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट भी था। क्या था? कि नदियों से कभी कभी बाढ़ भी आती थी, और इस बाढ़ के कारण शहर के शहर, गांव के गांव और साम्राज्य के साम्राज्य तक समाप्त हो जाते थे। जैसे एक कारण जो सिंधु सभ्यता सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, उसके जो विनाश का एक कारण दिया जाता है कि हो सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जो है वो बाढ़ के कारण नष्ट हुई है। तो सोचो, एक बाढ़ ने पूरी की पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। बहुत सारे विद्वान जो है अलग अलग कारण देते हैं, उसमें एक कारण ये भी बताया जाता है। मतलब नदियों का इम्पोर्टेंस तो है ही है। मतलब नदियों ने सिंधु घाटी सभ्यता को इतना बड़ी सभ्यता, इतना अच्छा बनाया ही बनाया, साथ में उसके विनाश का भी कारण बनी, है ना। तो वही ये बताना चाहते हैं कि नदियां का जो है वो इम्पोर्टेंस भी है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है ना। फिर भी हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी और पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण शहर और राजधानियां नदियों के तट पर स्थित है। मतलब जैसे आज भी अपन देखते हैं तो बहुत सारे जो शहर हैं, बहुत सारे जो जो धार्मिक स्थल है, जो बहुत सारे नगर हैं, बहुत सारे जो राज्यों की राजधानियां हैं, वो नदियों के किनारे बसी हुई है ना। जबकि बाढ़ से वो नष्ट हो जाते हैं, फिर भी वो उसके आसपास बसी हुई है। पुराने समय में भी और आज भी जो वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, जो प्रयाग है ना, जो पाटलिपुत्र है यूपी में, है ना, बिहार में, हस्तिनापुर है, जो हस्तिनापुर अपने जो
उत्तर पश्चिम में जो है ना, ये जो चीज़ें हैं, ये जो शहर है, जो राजधानियाँ हैं, वो कहाँ बसे हुए हैं? नदियों के किनारे बसे हुए हैं, यानी नदियों का महत्व बताया है। आधुनिक शहर समय में शहरी क्षेत्र सड़कें और रेलवे जंक्शनों पर या औद्योगिक या खनन क्षेत्रों में स्थित थे, लेकिन पूर्व औद्योगिक समय में ज़्यादातर शहर नदी किनारे और जंक्शन और प्रयागों पर स्थित थे। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि आज अगर अपन देखें तो बहुत सारे जो शहर होते हैं वो कहाँ पर बसाए जाते हैं? जो पक्की सड़कें होती है उसके पास बसाए जाते हैं। जो शहर होते हैं, जो रेलवे ट्रैक होते हैं, उनके पास बसाए जाते हैं। क्यों बसाए जाते हैं? क्योंकि इन शहरों में जो उत्पादन होता है, उन उत्पादन को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग दूसरे राज्यों में पहुंचाने के लिए इन सड़कों का यूज़ किया जाता है। इसीलिए जो बड़े बड़े जो उत्पादक शहर है, जो बड़े बड़े नगर है, वो पक्की सड़कों के आसपास स्थित होते हैं। इसके अलावा जो आज ये जो बड़े बड़े नगर और शहर है वो रेलवे ट्रैक के पास भी स्थित होते हैं। क्यों स्थित होते हैं? क्योंकि जो माल है जो ये राज्यों में उत्पादन किया जाता है वो इन्हीं पक्की सड़कों और इन्हीं रेलवे ट्रैक के द्वारा आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्यों में पहुंचाया जाता है। लेकिन ऐसी सड़कें और ऐसे रेलवे ट्रैक पुराने समय में तो थे नहीं, यानी प्राचीन काल में तो थे नहीं। तो प्राचीन काल में ये माल किसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा? नदियों के द्वारा। किनके द्वारा पहुंचाया जाएगा? नदियों के द्वारा। मतलब नदियों ने संचार का कार्य किया। तो जो शहर है और बड़े बड़े शहर और उत्पादक जो नगर है वो कहाँ पर बसे होंगे? इन नदियों के किनारे। मतलब प्राचीन समय में जो ये उत्पादक शहर है, ये जो नगर है, वो किसके किनारे बसे हुए थे? इन नदियों के किनारे बसे हुए थे। राइट। जैसे आज पक्की सड़कों और रेलवे ट्रैक और जंक्शन के किनारे बसे होते हैं, वैसे ही पहले इन नदियों के किनारे बसे थे। कुल मिलाकर ये नदियां ही थी जो राजनीति और सांस्कृतिक सीमाओं को रेखांकित करती थी, जो पर्वतों द्वारा भी निर्मित थी। मतलब इन नदियों ने दो राज्यों, दो साम्राज्यों या दो से अधिक साम्राज्यों और राज्यों के बीच में एक सीमा का कार्य भी किया। मतलब जैसे कि अगर हम देखें, जैसे ये मगध साम्राज्य है ना, यहाँ पर कोई दूसरा साम्राज्य हुआ, इसके बीच में एक नदी जो थी, उसी नदी ने इन दो साम्राज्यों की सीमा को तय किया कि इस नदी के इधर वाली सीमा जो है वो मगध की है और इस नदी के इधर वाली जो सीमा है वो क्या है? दूसरे साम्राज्य की। मतलब इस नदी ने एक सीमा की तरह भी कार्य किया। और ऐसा ही पर्वतों के द्वारा भी, जैसे अपन देखते हैं अभी, जैसे आज के अगर युग में, अपन आज के संदर्भ में अगर बात करें, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे नर्मदा नदी है ना, जैसे नर्मदा नदी है ना, जैसे चंबल नदी है, ये जो नदियां हैं, जैसे कि सोन नदी है ना, ये जो नदियां हैं वो क्या करती है? राज्यों के बीच में सीमाओं का निर्धारण करती है। जैसे गोदावरी नदी है, जैसे कृष्णा गोदावरी नदी है, ये जो है वो क्या है? ये राज्यों के बीच में सीमा तय करती है। वैसे ही पहले भी होता था। जैसे अरावली पर्वतमाला है, ये क्या है? राज्यों के बीच में सीमा तय करती है कि इस अरावली सीमा के इधर दूसरा राज्य और इधर जो है दूसरा राज्य। वैसे ही पहले पर्वत और नदियाँ जो थी वो सीमा का निर्धारण करती थी। इस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में कलिंग के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र उड़ीसा के तटीय क्षेत्र से होते हुए उत्तर में महानदी और दक्षिण में गोदावरी नदी के बीच स्थित था। देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया है कि जो ये अपना भारत है ना, ये अपना जो भारत है उसमें ये उड़ीसा है। उड़ीसा में क्या था? कलिंग। अब ये कह रहे हैं कि जो कलिंग का क्षेत्र है, वो कलिंग का क्षेत्र की सीमाएं किसके द्वारा निर्धारित होती थी? नदी के द्वारा निर्धारित होती थी। कैसे होती थी? जैसे इधर की सीमा कैसे हो गई? समुद्र आ गया। इधर की सीमा कैसे निर्धारित हो गई? समुद्र आ गया। और ये उत्तर की सीमा कैसे निर्धारित हो गई? कैसे निर्धारित हो गई? एक नदी है। कौन सी नदी? महानदी। कौन सी नदी है ये? महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। और दक्षिण की सीमा कैसे निर्धारित हो गई? कौन सी नदी द्वारा निर्धारित हो गई? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। मतलब यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इस नदियों ने किसी राज्य की सीमा का निर्धारण किया है। मतलब इस नदी के पार दूसरी सीमा और इस नदी के इस पार दूसरी सीमा। समझे? ऐसे एग्जाम्पल आज के संदर्भ में भी आप बहुत कुछ देखते होंगे ना। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश मुख्यतः उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा के बीच स्थित है।
ऐसा ही एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अगर अपन आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश कहाँ है, यहाँ पर, जहाँ पर ये उड़ीसा उसके जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा क्या हो गई, गोदावरी नदी। जो कलिंग की दक्षिणी सीमा थी वो, और जो दक्षिणी सीमा क्या हो गई, कृष्णा नदी, है ना। तो जो ये तो अपनी कौन सी हो गई, महानदी, ये गोदावरी नदी, और ये कौन सी होगी, कृष्णा नदी। तो ये कलिंग का उत्तर और दक्षिणी भाग किससे जुड़ा हुआ है, यानी किससे पृथक हुआ है, महानदी और गोदावरी से। और आंध्र प्रदेश का उत्तर और दक्षिणी भाग किससे पृथक है, गोदावरी और कृष्णा से, है ना। ईसा युग की शुरुआत में सातवाहनों और उनके उत्तराधिकारियों के समय कस्बों और बंदरगाहों की प्रमुखता के कारण इन दो नदियों द्वारा मुहानों पर बनाई गई डेल्टाई समतल मैदानों की महत्ता बढ़ती गई। मतलब जब अपन प्राचीन भारत के राज्यों के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो नदियाँ हैं, कौन सी नदी, ये कृष्णा नदी हो गई, ये गोदावरी नदी हो गई, ये महानदी हो गई, ये जब समुद्रों में मिलती थी तो उस समय ये क्या बनाती थी, डेल्टा बनाती थी। क्या बनाती थी, डेल्टा बनाती थी। ये जो डेल्टा का भाग होता था वो क्या होता था, बहुत ही उपजाऊ भाग माना जाता था। कौन सा भाग माना जाता था, उपजाऊ भाग माना जाता था। इस उपजाऊ क्षेत्र के लिए भी राज्यों में आपस में क्या होते थे, संघर्ष होते थे। जैसे अपन दक्षिणी भारत के चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य, है ना, ये जब हम पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि ये राष्ट्रकूट साम्राज्य ये आपस में झगड़ते रहते थे। क्यों झगड़ते थे, इस डेल्टाई भूमि का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको पाने के लिए। उपजाऊ क्षेत्र तो था ही था, साथ में क्या था, अगर उन्हें समुद्र का जो तट वाला क्षेत्र मिलेगा तो उन्हें क्या मिलेगा, साथ में बंदरगाह मिलेंगे। क्या मिलेंगे, बंदरगाह मिलेंगे। और इन बंदरगाहों से वो क्या कर सकते हैं, जो भारत के दक्षिणी पूर्वी देश हैं, मतलब जो मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, है ना, उन देशों के साथ वो क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे चोल के बारे में, जब पढ़ेंगे चोल इतना समृद्ध क्यों था, क्योंकि चोल जो था, चोल साम्राज्य के जो राजा थे वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। किससे, बंगाल की खाड़ी से होकर। और कभी एक समय में तो जो बंगाल की खाड़ी है उसे चोलों की खाड़ी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चोलों की खाड़ी कहा जाता था। मतलब इतना उनका जो वर्चस्व था इस पर, है ना। अंततः तमिलनाडु का प्रमुख भाग उत्तर में कृष्णा, यानी तमिलनाडु का जो भाग है वो उत्तर में किससे, कृष्णा, और दक्षिण में किससे, कावेरी नदी के बीच स्थित। अभी मैंने बताया ना, जो आंध्र प्रदेश का भाग और कलिंग का जो भाग है कैसे नदियों के द्वारा डिवाइड है, वैसे ही तमिलनाडु का भाग भी नदियों के द्वारा डिवाइड है। तमिलनाडु कहाँ हो गया, यहाँ पर। तो तमिलनाडु के उत्तर में क्या हो गई, कृष्णा नदी, और दक्षिण में क्या हो गई, कौन सी नदी हो गई, कावेरी नदी। कौन सी नदी हो गई, कावेरी नदी। तो मतलब ये तो हो गई महानदी, ये गोदावरी नदी, ये कृष्णा नदी, ये कावेरी नदी, है ना। इसको अपन भूगोल में और अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत कि नदियाँ कैसे जो है राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है वो समझाया गया है। दक्षिण में कावेरी घाटी लगभग वैगई नदी तक और उत्तर में दक्षिण पेन्नर नदी तक फैला हुआ था। इसने एक अलग भौगोलिक क्षेत्र का गठन किया और ईसाई युग की शुरुआत में थोड़ा पहले चोल शक्ति का केंद्र बन गया। अभी मैंने बताया ना चोल कहाँ थे, चोल लगभग आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले क्षेत्र में थे, है ना। तो उस समय जो थे वो डेल्टाई जो क्षेत्र था, उस समय जो है चोल जो था यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो फला फूला था। यह क्षेत्र उत्तर तमिलनाडु से भिन्न था, जिसमें उत्तरी क्षेत्र शामिल थे, और चौथी छठी शताब्दी तक पल्लवों के अधीन यह प्रमुख हो गए। मतलब एक समय में चोलों ने राज किया, एक समय में पल्लव भी आए, है ना। प्रायद्वीप का पूर्वी भाग कोरोमंडल तट से घिरा है। ये अपन भूगोल में पढ़ेंगे कि प्रायद्वीप का जो पूर्वी भाग कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, है ना, और केनरा तट, ऐसे कन्नड़ तट, ऐसे ऐसे तट है। तो भारत प्रायद्वीप का मतलब जो भारत का दक्षिणी भाग है उसका जो पूर्वी भाग, मतलब ये वाला भाग क्या है, कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट, ये गोलकुंडा तट, ये उत्तरी सरकार तट, ये तो कोरोमंडल तट, ये गोलकुंडा तट, ये उत्तरी सरकार तट, ये मालाबार तट, है ना, ये कोंकण तट, ये केनरा तट, ऐसे तट है, भूगोल में पढ़ेंगे। तो ये इस तट के बारे में
बात की गई है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। यद्यपि यह तट पूर्वी घाटों या सीढ़ियों से घिरा हुआ है, ये घाट बहुत अधिक ऊंचे नहीं हैं और पूर्व वाहिनी प्रवाह के कारण कई मुंह बंगाल की खाड़ी में खुलते हैं। मतलब यहाँ से जो है, जो राज्य यहाँ पर राज करते थे, मतलब जो साम्राज्य थे, वो बंगाल की खाड़ी को क्या करते थे, एक्सेस करते थे। मतलब बंगाल की खाड़ी तक उनकी क्या थी, पहुँच थी। बंगाल की खाड़ी तक उनकी पहुँच थी किसके द्वारा, इन तटों के द्वारा। किसके द्वारा, इन तटों के द्वारा, है ना। और जिसके द्वारा वो क्या करते थे, व्यापार करते थे, राइट। इस प्रकार प्राचीन समय में एक तरफ पूर्वी तट और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अन्य हिस्सों के बीच संचार मुश्किल नहीं था। मतलब इन तटों के जो बीच में, इन साम्राज्यों के बीच में, चाहे वो पूर्वी तट हो या दक्षिणी तट, पूर्वी तट हो या पश्चिमी तट हो, ये दोनों तट जो थे वो आपस में क्या करते थे, इन दोनों तटों के जो व्यापारी थे वो आपस में व्यापार करते थे। कैसे करते थे, इन नदियों के द्वारा करते थे, है ना। इन नदियों के द्वारा वो संचार होता था। कोरोमंडल तट पर अरकमेड़ू, जिसका आधुनिक नाम क्या है, आधुनिक नाम अरकमेड़ू, महाबलीपुरम और कावेरीपत्तनम के बंदरगाह शहर स्थित है। मतलब इन तटों पर बहुत सारे बंदरगाह थे, जिसमें कावेरीपत्तनम हो गया तमिलनाडु का, महाबलीपुरम हो गया, अरकमेड़ू हो गया, है ना। ये जो तट हैं, ये जो बंदरगाह हैं, वो इन तटों पर स्थित थे और इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से जो ये व्यापार दूसरे देशों के साथ और साथ ही साथ दूसरे राज्यों के साथ ये व्यापार करते थे। और जो ये आपस में साम्राज्य थे, दक्षिणी साम्राज्य, चोल, चेर, पांड्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और ये जो चालुक्य कल्याणी, चालुक्य वातापी, चालुक्य बेगी, ये आपस में क्या करते थे, झगड़ते रहते थे। किसके लिए झगड़ते रहते थे, केवल इन जो तटों की प्राप्ति के लिए, इन बंदरगाहों की प्राप्ति के लिए, इन जो डेल्टाई उपजाऊ मैदान है उनकी प्राप्ति के लिए आपस में झगड़ते रहते थे, राइट। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में ऐसी विशिष्ट क्षेत्रीय इकाइयाँ नहीं हैं। हालांकि हम उत्तर में तापी यानी दमनगंगा और दक्षिण में भीमा के बीच महाराष्ट्र को स्थित पाते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि भारत का जो पूर्वी तट था वो बहुत ज़्यादा विकसित था, जबकि जो पश्चिमी तट था वो इतना विकसित नहीं था। पता है क्यों, क्योंकि जो पूर्वी तट था वहाँ पर बहुत सारे डेल्टाई भाग थे, जिससे व्यापार करना, जिससे कृषि करना, जिससे बंदरगाह का निर्माण करना या काफ़ी आसान थे। जबकि भारत का जो पश्चिमी तट है वो इतना उपजाऊ नहीं था, क्योंकि वहाँ पर डेल्टाई भाग नहीं थे, है ना। वहाँ पर नदियाँ जो थी वो डेल्टा नहीं बनाती, है ना। और ज़्यादातर आप अगर भूगोल में देखोगे तो भारत की नदियाँ कहाँ जाती है, दक्षिणी भारत की नदियाँ पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है ना। तो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, तो यहाँ पर वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है पश्चिम की तरफ, इसलिए वो कृषि के लिए भी कम उपयोगी था, है ना। वहाँ पर बंदरगाह भी कम थे, है ना। तो जो पूर्वी तट जो था वो ज़्यादा विकसित था एज़ कम्पेयर टू पश्चिमी तट के, ये बात बताई गई है। और कुछ जो तट था, जो पश्चिमी तट, जो तापी नदी और भीमा नदी जो महाराष्ट्र में स्थित है, तापी नदी तुमने पढ़ा होगा महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में, और भीमा नदी जो है वो उसके बीच वाला तट जो है वो थोड़ा बहुत उपयोगी था, क्योंकि वहाँ पर थोड़े बंदरगाह थे और थोड़ी बहुत उपजाऊ जमीन थी। कर्नाटक का अधीनस्थ क्षेत्र भीम और उत्तर में कृष्णा के ऊपरी भागों और दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच अव्यवस्थित प्रतीत होता है। मतलब ये क्षेत्र जो थे उस समय उसकी सीमा बता रहे हैं ये, कि कर्नाटक कहाँ पर स्थित था, है ना। लंबे समय तक तुंगभद्रा ने उत्तर और दक्षिण में आक्रमणकारी शक्तियों के बीच प्राकृतिक सीमा प्रदान की। देखो अब इस तुंगभद्रा नदी जो है ना, अब वे बता रहे हैं कि वो मैंने बताया ना कि कैसे नदियाँ जो है दो साम्राज्यों के बीच में एक अवरोधक की तरह कार्य कर रही है। मतलब तुंगभद्रा नदी ने जो दक्षिण में होने वाले हमले हैं उत्तर से, तुंगभद्रा नदी ने उत्तर से होने वाले हमलों से दक्षिणी साम्राज्यों की रक्षा की लंबे समय तक, ये बात बताई जा रही है। मतलब कैसे नदियों ने जो साम्राज्यों की रक्षा की थी, कैसे एक परकोटे की तरह कार्य किया, जैसे हिमालय ने कार्य किया था ना, वैसे ही इन नदियों ने साम्राज्यों की रक्षा के लिए एक परकोटे की तरह कार्य किया, वो बताया गया है।
जिस प्रकार बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों को तुंगभद्रा के दक्षिण में अपनी शक्ति का विस्तार करना मुश्किल हो गया था, उसी प्रकार पल्लव और चोलों को उत्तर में अपने अधिकार विस्तार में मुश्किल आई थी। ये अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, हम राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ेंगे, हम पल्लव के बारे में, चोलों के बारे में जब पढ़ेंगे, तब हम पाएंगे कि उनका विस्तार जो है कैसे कैसे हुआ और कौन कौन से अवरोधक थे जो उनके विस्तार में बाधा उत्पन्न करते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे इन नदियों ने इन साम्राज्यों के विस्तार में बाधा उत्पन्न की, कैसे इन साम्राज्यों को दूसरे साम्राज्यों के हमलों से बचाया इन नदियों ने, वहाँ यहाँ पर यह बात बताई गई है। राइट। प्रायद्वीप के अत्यधिक दक्षिणी पश्चिमी, प्रायद्वीप के अत्यधिक दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाला भाग के तटीय क्षेत्र आधुनिक राज्य केरल से घिरे हुए थे। मतलब ये पढ़ा ना अपना, चेर राज्य, चेर कहाँ है? ये केरल का जो आज जो केरल स्थित है उसका पार्ट है चेर। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में समुद्र तट को मालाबार तट कहा जाता है। अभी बताया था मैंने पहले, ये है मालाबार तट, ये है कोरोमंडल तट, ये है गोलकुंडा तट, ये है उत्तरी सरकार तट, ये है कोंकण तट, ये है केनरा तट, है ना। तो अभी इसकी बात हो रही है कि ये मालाबार तट केरल वाला तट है ना। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग के समुद्री तट को मालाबार तट कहा जाता है। हालांकि तट के किनारे कई बंदरगाह और छोटे साम्राज्य बसाए गए। पश्चिमी घाटों के मुश्किल दर्रों को न पार करने की वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के आसपास के इलाके से तटों के बीच संचार स्थापित करने में काफ़ी मुश्किल आई। मतलब ये जो केरल का जो मालाबार तट है उससे जो संचार है वो जो कर्नाटक और महाराष्ट्र से संचार करने में मुश्किलें पैदा होती थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो इन राज्यों के बीच में दर्रे थे उन दर्रों को पार करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए कभी कभी इनको संचार करने में मुश्किलें भी पैदा होती थी, है ना। उत्तर में इंडस और गंगा प्रणाली और दक्षिण में विंध्य पहाड़ों के बीच जमीन का एक विशाल हिस्सा है जिसे अरावली पहाड़ों द्वारा 2 इकाइयों में बांटा गया है। मतलब ये जो भारत है, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि उत्तर में इंडस यानी ये वाली नदी और गंगा प्रणाली मतलब ये वाली नदी, राइट, और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, ये विंध्य पर्वतमाला के बीच का एक विशाल हिस्सा है। मतलब इन नदियों के ये वाला विशाल हिस्सा, ये जो हिस्सा है इसकी बात कर रहे हैं, जिसे अरावली पहाड़ों द्वारा 2 भागों में, अरावली पहाड़ियाँ कहाँ जा रही है? ये वाली अरावली पहाड़ों द्वारा 2 भागों में, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट कौन सा हो गया? ये हो गया। 2 भागों में विभाजित किया गया है। अरावली के पश्चिम का क्षेत्र थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है। हालांकि इस क्षेत्र में राजस्थान का एक हिस्सा भी स्थित है। मतलब ये वाला भाग कौन सा हो गया? थार रेगिस्तान, जिसमें कौन सा भाग आता है? राजस्थान वाला इलाका, है ना। प्राचीन समय में रेगिस्तान के विस्तार के कारण मानव बस्तियां असंभव थी। मतलब इस रेगिस्तान में मानव बस्तियां जो थी थार के रेगिस्तान में वो असंभव थी। क्यों थी? क्योंकि वो सूखा वाला क्षेत्र था। हालांकि रेगिस्तान में बिखरे हुए उपजाऊ वनस्पति जम गए थे। प्राचीन समय से ही ऊँटों पर रेगिस्तान को पार करना संभव रहा है। मतलब ऊँटों का इस्तेमाल जैसा आज किया जाता है रेगिस्तान को पार करने में, वैसे ही पहले समय में भी ऊँटों द्वारा इन रेगिस्तानों को पार किया जाता था। मतलब ये रेगिस्तान भी मनुष्य के यानी उस समय के जो मानव हैं उनको जोड़ने में ये रेगिस्तान भी बाधा नहीं बन पाए। इन रेगिस्तानों को भी लोगों ने ऊँटों की सहायता से पार कर दिया, राइट। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी मतलब ये वाला पार्ट है ना, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा प्राचीन समय से तुलनात्मक रूप से उपजाऊ क्षेत्र रहा है। जैसे आज भी अगर अपन राजस्थान का मैप बनाते हैं ये ऐसा, तो राजस्थान का जो वाला पार्ट है वो ज़्यादा उपजाऊ है और सबसे कम उपजाऊ कौन सा है? ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? थार का रेगिस्तान। और ये कौन सा हो गया? उपजाऊ क्षेत्र हो गया। ये ऐसे, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अभी अपन ने मानसून की चर्चा की, मानसून कैसे आ रहा है? ऐसे। तो ज़्यादा मानसून कहाँ होगा? यहाँ, और थोड़ा कम यहाँ, और सबसे कम यहाँ, और सबसे कम यहाँ। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा होगा। और यहाँ पर थार का रेगिस्तान यहाँ कम होगा। तो इसलिए जो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी इलाका है वहाँ पर जो थोड़ा उपजाऊ क्षेत्र है और जो थार का रेगिस्तान है वो कम उपजाऊ क्षेत्र है। इसलिए जो मानव जो थे प्राचीन समय में वो राजस्थान के
दक्षिणी पूर्वी भाग में ज़्यादा बसते थे एज कम्पेयर टू थार के रेगिस्तान वाले इलाकों में। और इस क्षेत्र में खेतरी तांबा खानों के अस्तित्व के कारण यह ताम्र युग में आबाद हो गया था। मतलब जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी वाला क्षेत्र है वहाँ पर प्राचीन समय में तांबे की खानें पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? तांबे की खानें पाई जाती थी। इस खानों से जो प्राचीन समय में लोग थे वो क्या करते थे? तांबा निकालते थे। क्या करते थे? तांबा निकालते थे। और उसी तांबे से वो क्या बनाते थे? हथियार बनाते थे, है ना। और उसी हथियार से उन्होंने क्या किया? जंगलों की सफाई की। और उन्हीं जंगलों की सफाई करके उन्हें क्या मिली? कृषि भूमि मिली। और उसी कृषि भूमि पर उन्होंने क्या किया? पैदावार प्रारंभ की। और उसी पैदावार से वो क्या हुए? साम्राज्य फले फूले। तो इससे क्या बना? मगध साम्राज्य। राइट। राजस्थान गुजरात के उपजाऊ मैदानों से मिलता है जो नर्मदा, तापी, माही, साबरमती के जल से सिंचित होते हैं। मतलब राजस्थान वाला जो इलाका है वो थोड़ा कम उपजाऊ है, लेकिन राजस्थान के जस्ट नीचे अगर गुजरात की बात करें इसकी, तो गुजरात जो है एज कंपेयर टू राजस्थान थोड़ा ज़्यादा उपजाऊ है। और उस उपजाऊ क्षेत्र से राजस्थान जो है वो दक्षिण पश्चिम से जुड़ा हुआ है। तो यही ये बात बता रहा है। और उपजाऊ क्यों है उत्तर गुजरात का ज़्यादातर इलाका? क्योंकि वहाँ पर नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक नर्मदा नदी है, एक तापी नदी है ना, एक माही नदी है। ये अपन भूगोल में पढ़ेंगे। साबरमती नदी है। ये जो चारों नदियाँ बताई मैंने, नर्मदा नदी, तापी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, ये चारों नदियाँ किसको सिंचित करती है? गुजरात के अधिकांश भाग को सिंचित करती है। इसीलिए जो गुजरात का जो भाग है वो राजस्थान के भाग की अपेक्षा क्या है? ज़्यादा उपजाऊ है। दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी, दक्कन पठार मतलब ये वाला पार्ट, दक्कन का पठार मतलब ये वाला पार्ट, दक्कन के पठार सॉरी ये वाला पार्ट, दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला पार्ट भाग के अंत में स्थित गुजरात में कम बारिश वाला काठियावाड़ प्रायद्वीप शामिल है। यानी काठियावाड़ है गुजरात का एक पार्ट जहाँ पर कम बारिश होती है। इस राज्य के तटीय क्षेत्र काफी दांतेदार है। ये वाले दांतेदार मतलब ऐसे हैं। और इसीलिए कई बंदरगाहों की स्थापना के लिए उपयुक्त है। जैसे मैं आपको यह कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, दो प्रकार के तट होते हैं। एक होता है एकदम प्लेन तट ऐसा, एक होता है ऐसा तट, है ना। ये दो तट है। अब इन दोनों तटों में से पता है आपको सबसे ज़्यादा बंदरगाह कहाँ पर विकसित और अच्छे होते हैं? यहाँ पर जो है बंदरगाह जो है वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि जहाज जो है वो यहाँ पर जहाज़ों को यानी पास तक लाना मुश्किल होता है ना। इसलिए ये जो बंदरगाह है वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते। लेकिन जो तटों वाले ऐसे वाले बंदरगाह होते हैं वहाँ पर जहाज़ों को अंदर तक लाया जा सकता है, यहाँ तक। तो इसलिए जो ये बंदरगाह जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और हमने पढ़ा है कि गुजरात का भाग कैसा है? ऐसा एक नहीं है। तो गुजरात के जो ये वाला क्षेत्र है वो कैसा है? दांतेदार क्षेत्र है। दांतेदार क्षेत्र मतलब ऐसे दांतों के रूप में। तो इस कारण से यहाँ पर जो बंदरगाह का विकसित हुए, जो यहाँ पर जो बंदरगाह बने वो ज़्यादा अच्छे व उपयोगी थे। जैसे अपन सूरत के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सूरत को क्या कहा जाता है? पश्चिमी एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सूरत को पश्चिमी एशिया का प्रवेश द्वार? क्योंकि सूरत से होके ही जो व्यापारी थे, जो हज की यात्रा किया करते थे, वो किससे करते थे? सूरत से होकर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि सूरत पर जो है, जो ये गुजरात के जो दांतेदार क्षेत्र है वहाँ पर बंदरगाह जो है वो अच्छी तरह से विकसित है। और वह जहाज़ों को रोकना, सामान को उस जहाज़ों में भरना जो है वह ज़्यादा आसान है। राइट। इसीलिए प्राचीन काल से गुजरात अपने तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के लोग उद्यमशील व्यापारी साबित हुए हैं। मतलब जैसे आज भी अपन देखते हैं तो गुजरात एक कैसा औद्योगिक नगर कहा जाता है। औद्योगिक मतलब आप गुजरात में अगर जाओगे तो बहुत सारे उद्योग स्थापित हैं दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में। यहाँ पर गुजरात में ज़्यादा है। क्यों है गुजरात में ज़्यादा? क्योंकि गुजरात में तटीय क्षेत्र है और तटीय क्षेत्र भी कैसा? दांतेदार, जिससे आसानी से वहाँ पर क्या है? बंदरगाह बने हैं, है ना, जिससे आसानी से विदेशी व्यापार होता था। और विदेशी व्यापार होने से क्या हुआ? लोग जो है वो ज़्यादातर क्या करने लगे? गुजरात के व्यापार करने लगे। और उद्यमशील व्यापारी वो पहले भी थे और आज भी हैं।
गंगा यमुना दोआब, गंगा मतलब ये गंगा नदी और यमुना मतलब ये यमुना नदी, ये तो दोआब मतलब जहाँ दोनों नदियाँ मिलती है उसके आसपास का क्षेत्र। तो गंगा और यमुना दोआब के दक्षिण में स्थित मध्य प्रदेश और पश्चिम में चंबल और पूर्व में सोन नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी से घिरा है। मतलब ये जो है वो कहाँ कहाँ गिरा है, सोन नदी के इधर, चंबल नदी के ऊपर, है ना, और विंध्य पर्वत के ऊपर, यहाँ जो क्षेत्र है वो इन क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है वो। इसके उत्तर में उपजाऊ समतल मैदान है। सिंपल सा चीज़, अगर आप मैप में देखते जाओ आपको समझ में आता जाएगा, है ना, कि इसके उत्तर में, मतलब इसके उत्तर में क्या है, ये गंगा नदी वाला क्षेत्र उपजाऊ मैदान है। वर्तमान में मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और मोटे तौर पर, वैसे तो बड़ा राज्य यूपी है, ये पुराने दे रखा है, वर्तमान में मध्य प्रदेश देश का सबसे मध्य राज्य है या सबसे बड़ा राज्य है और मोटे तौर पर इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पूर्वी और पश्चिमी भाग। यानी ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जैसे ये मध्य प्रदेश कहाँ है, ये रहा मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश कहाँ है, ये सोन नदी यहाँ जाती है ना, सोन नदी के ये, चंबल नदी यहाँ जाती है, चंबल नदी के इधर विंध्य पर्वत यहाँ है, तो विंध्य पर्वत के इधर गंगा नदी ये जा रही है ना, यमुना नदी ये भी मिल रही है, ये गंगा यमुना का दोआब हो गया, तो इसके बीच में ये मध्य प्रदेश है। तो इसकी स्थिति बताइए यहाँ पर, है ना। और ये जो है मध्य प्रदेश के उत्तर वाला भाग क्या है, उपजाऊ है, क्योंकि वो गंगा नदी के आसपास वाला इलाका है, तो ये उपजाऊ क्षेत्र है ना। वर्तमान में मध्य प्रदेश को दो भागों यानी पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में विभाजित किया गया है। पूर्वी हिस्सा ज़्यादातर विंध्य पर्वत की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट। चौथी 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में यह क्षेत्र एक ऐतिहासिक महत्व रखता था। कौन सा क्षेत्र, ये वाला पार्ट। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा शामिल है, ये मालवा का पठार तुमने पढ़ा होगा, यानी पढ़ेंगे हम भूगोल में। तो ये जो है पश्चिमी भाग मालवा का पठार और ये जो है वो पार्ट पूर्वी भाग वो गुप्त काल में ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। मालवा गुजरात बंदरगाहों के लिए एक महत्वपूर्ण परिक्षेत्र के रूप में इस्तेमाल होता था। मतलब मालवा से जो है, अब देखो जब हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि जो तुर्की के राजा थे, मतलब जो सल्तनत काल के राजा थे और जो मुगल काल के जो राजा थे, वो मालवा को जीतना चाहते थे। क्यों जीतना चाहते थे मालवा को, यानी इस क्षेत्र को जीतना चाहते थे। जो ये मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना मालवा, उसको जीतना चाहते थे। क्यों, क्योंकि मालवा से जो गुजरात के बंदरगाह हैं उनको आसानी से क्या किया जा सकता था, एक्सेस किया जा सकता था। मतलब मालवा से गुजरात के बंदरगाहों को आसानी से यूज़ किया जा सकता था व्यापार करने के लिए। इसीलिए जो मालवा का जो इम्पोर्टेंस है वो प्राचीन भारत में क्या था, बढ़ता गया धीरे धीरे। मालवा और गुजरात को हथियाने के लिए दक्कन और उत्तरी शक्तियों के बीच का युद्ध हुए, अभी बताया मैंने। मालवा और गुजरात को हथियाने के लिए, अब अपन मध्यकालीन भारत में भी पढ़ेंगे, है ना, कि मालवा और गुजरात को जीतने के लिए बहुत सारे साम्राज्य जो थे वो आपस में झगड़ते रहते थे। इस इलाके पर अपनी कब्जेदारी के लिए पहली और दूसरी शताब्दियों में शक और सातवाहन और 8वीं शताब्दी में मराठा और राजपूतों के बीच में लड़ाइयाँ हुई। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया है कि भाई जो गुजरात है और मालवा के लिए कौन कौन के या किन किन साम्राज्यों के बीच में लड़ाई हुई। इन्होंने बताया है कि जो शक हैं, कौन, शक वर्सेस सातवाहन, शक वर्सेस सातवाहन, शक और सातवाहन आपस में झगड़ते थे मालवा और गुजरात के लिए, है ना। और मराठा, है ना, मराठा वर्सेस राजपूत, मराठा वर्सेस राजपूत, ये भी आपस में झगड़ते थे किसके लिए, मालवा और गुजरात को पाने के लिए। क्योंकि मालवा और गुजरात को पाने से उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा बंदरगाह का एक्सेस। बंदरगाह का एक्सेस मतलब क्या है, वो करेंगे व्यापार, किससे, विदेशों से। व्यापार से क्या होगा, उन्हें प्राप्ति होगी धन की, धन से क्या होगा, साम्राज्य होगा बड़ा, है ना। तो ये पूरी एक साइकिल है ना। तो ये जो चीज़ थी वो अपन ने पढ़ी है, जो नदियां हैं उनके बारे में, कि कैसे नदियों ने प्राचीन भारत के इतिहास को प्रभावित किया।
है ना। आगे एक और वीडियो हम पढ़ेंगे जिसमें अपन प्रयास करेंगे कि जो बचा हुआ पार्ट है उसको अपन कंप्लीट करें, है ना फ्रेंड्स। सिंपल सी चीज़ है। इसमें अपन ये पढ़ रहे हैं कि कैसे जो भारत की भौगोलिक स्थितियाँ हैं उन्होंने प्राचीन भारत को प्रभावित किया। इसमें अपन ने भारत का उद्भव, मानसून की भूमिका, है ना, उत्तरी सीमाएं, नदियाँ, इनके बारे में पढ़ लिया है। जो आगे आने वाली वीडियो में हम इससे आगे जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, राइट। यहाँ पर मैं आप सभी साथियों से और दोस्तों से, ये फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी मैं ये चीज़ें पढ़ाऊँ तब कृपया जो ये की बुक है वो अपने पास और सामने खोल कर रखें, ताकि चीज़ों को आप उसमें देखकर पढ़ सकें और समझ भी सकें साथ साथ में, राइट। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो तो आप उसे हाईलाइट कर सकें और पेन से या फिर जो मार्कर है उससे आप लिख सकें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।